तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की। दोस्तों अगर आप भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनका एक सपना होता है कि वो एसबीआई पीओ जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर कर सके। दोस्तों अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो तैयारी स्टार्ट करने से पहले उस एग्जामिनेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को होना बहुत जरूरी होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एसबीआई पीओ की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। छोटे से लेकर बड़ा तक जो भी डाउट आपका है वो सारा क्लियर हो जाएगा, बस आपको एंड तक इस सेशन में बने रहना है। दोस्तों अगर एसबीआई पीओ की बात की जाए तो इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ क्या रहा है, बोन क्या रहेगा, दैट मीन्स अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोबेशन पीरियड क्या रहता है, नंबर ऑफ चांसेस कितने मिलते हैं आप लोगों को, कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई, अगर आप फाइनल ईयर में तो क्या इस एग्जामिनेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्स के बारे में, कैसे आप और किस तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन में 3 फेस होते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 60 मिनट का आपको टोटल टाइम मिलता है। मेंस एग्जामिनेशन में 157 क्वेश्चन होते हैं, 250 मार्क्स होते हैं और 210 मिनट का आपको टाइम मिलता है। जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, आप मेंस एग्जाम देंगे, मेंस आपका क्वालिफाई हो जाता है, देन उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू राउंड होता है। और अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर होता है, फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है, तो ये जॉब आपको मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की दोस्तों अगर बात की जाए तो 3 सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। इंग्लिश के लिए आपको 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वांट के लिए 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो बनते हैं आपके 100 मार्क्स। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हर एक सेक्शन के लिए आपको इंडिविजुअल टाइम मिलता है। मतलब इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा 30 क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वांट के लिए आपको 35 क्वेश्चन बनाने के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन बनाने के लिए टोटल आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है। इस तरीके से कंपोजिट आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है पेपर को बनाने के लिए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सर अगर हमने इंग्लिश को जल्दी खत्म कर लिया तो इंग्लिश का टाइम क्या रीजनिंग में मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको कंपोजिट टाइम यहाँ पर जो मिलता है वो 1 घंटा होता है, बट हर एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको इंडिविजुअल टाइम मिलता है। इंग्लिश में आपको टोटल 20 मिनट मिलेंगे, आपको 20 मिनट में इंग्लिश कंप्लीट करना है और उसके बाद आपका क्वांट आ जाता है, उसके बाद आपका रीजनिंग आ जाता है। दोस्तों प्रीलिम्स कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं ये भी सवाल आता है। तो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होती है, सपोज 2000 वैकेंसी होती है तो 2000 का 10 टाइम्स मतलब 20,000 स्टूडेंट प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी भी होगी उसके अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स स्टूडेंट प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका होता है मेंस एग्जाम। अब मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, रीजनिंग, कंप्यूटर, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों के मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होते हैं, डीआई में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन होते हैं और ये इनके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आपको सेक्शन वाइज टाइमिंग मिलेगा और इस तरीके से आपके टोटल 155 क्वेश्चन होते हैं जिसके मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं और आपको 3 घंटे का कंपोजिट टाइम मिलता है। देन उसके बाद साथ ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जिसमें आपका लेटर राइटिंग और ऐसे होता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मैक्सिमम नंबर होते हैं और इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। अब जैसे ही आप लोग मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद थर्ड जो राउंड होता है फेज 3 होता है आपका इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू से पहले दोस्तों साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, सिंपल सा होता है, हर बच्चा इसको तो क्लियर कर ही देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद आपका जो होता है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इसके टोटल जो नंबर होते हैं वो 50 मार्क्स बनते हैं, 50 नंबर का ये आपका होता है। इस तरीके से 3 फेज में ये एग्जाम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि पैटर्न के बारे में आप जान चुके हैं, प्रीलिम्स का ये रहा पैटर्न और मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न ऐसा होता है। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने
प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया तो सिर्फ फाइनल मेरिट बनता है। अब मेरिट कैसे बनता है? मेरिट में आपके प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है। आपकी जो मेरिट बनती है वो मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पर बनती है। अब जैसे मेंस एग्जामिनेशन में आपके 250 नंबर होते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू में 50 नंबर होते हैं, टोटल आपके 300 नंबर बनते हैं। बट जो मेरिट बनती है वो 100 मार्क्स से काउंट की जाती है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, आपके टोटल 300 में से सपोज 150 नंबर आए, मतलब आपके 50% बन रहे, तो आपके 100 में से 50 मार्क्स वहां पर मेरिट में देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो होते हैं वो मेंस एग्जामिनेशन का 75% रहता है, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का 25% यहां पर रहता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले रीजनिंग और क्वांट के सिलेबस की बात की जाए तो रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पजल्स, ठीक है, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल, इनपुट आउटपुट, एनालिटिक्स, रीजनिंग एंड डाटा सफिशिएंसी। इसके बाद अगर दोस्तों क्वांट की बात की जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, मतलब हम बोल सकते हैं सर अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर्स होते हैं सारे चैप्टर्स यहां पर पूछे जाते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। दोस्तों इस एग्जामिनेशन की सबसे खास बात यह है कि आपको ना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करना होता है। लाइक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर रीजनिंग है, अगर आप रीजनिंग नहीं करते हैं, क्वांट में अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया और आपके इंग्लिश में अच्छे स्कोर हो गए और आपने ओरल कट ऑफ क्लियर कर दिया, रीजनिंग में अगर आपका कोई भी स्कोर नहीं बनता है तो भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मतलब ये है कि हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ इस एग्जामिनेशन में नहीं होता है। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, फिलर, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कंजंक्शन, टेंस, वर्ड स्वैप, आर्टिकल, एरर डिटेक्शन, पैराजंबल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मैच द कॉलम, क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कंप्रेhension पूछा जाता है। दोस्तों सबसे लास्ट में अब हम बात करते हैं जीए का सिलेबस क्या रहता है, जो कि मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है। एफएसडीसी, ईटीसी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है। बैंकिंग टर्म्स के बारे में पूछा जाता है। एब्रीविएशन आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट स्कीम निकलती है उससे रिलेटेड सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग की जो हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर सवाल यहां पर आपके जीए में पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्या इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो डेफिनेटली दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, यहां पर आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और वो सवाल अगर गलत हो जाता है तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। और अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो उसका कोई भी नंबर नहीं कटता है और नहीं नंबर आपको मिलता है। दोस्तों अब फेज 3 के सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो जितने भी स्टूडेंट मेंस एग्जामिनेशन को देते हैं उसके 3 टाइम्स स्टूडेंट जो है मेंस एग्जामिनेशन आपने दिया, और जितनी वैकेंसी है वैकेंसी के 3 टाइम्स स्टूडेंट जो है वो मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि आपकी जो वैकेंसी 2000 है, तो जब आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया तो 10 टाइम्स मतलब 20,000 स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। अब जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है 20,000 स्टूडेंट मेंस का एग्जाम देते हैं, तो मेंस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट कितने हो गए? 20,000। बट सर सिलेक्शन कितने बच्चों का होगा? जितनी वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स। दैट मीन्स अगर 2000 वैकेंसी है, 2000 का 3 गुना 6000 स्टूडेंट क्या होंगे? फेज 2 में क्वालिफाई करेंगे, मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे एंड देन वो इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। अब दोस्तों जो फाइनल बनता है आपका, मैंने अभी आपको बताया कि फाइनल जो मेरिट बनती है वो मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पर कंप्लीटली बनती है। चलिए अब आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि सर एज लिमिट क्या होता है, कितनी एज वाले स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो दोस्तों मिनिमम आपका जो एज होना चाहिए वो 21 ईयर होना चाहिए, कम से कम 21 साल का आपका एज होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका जो एज होना चाहिए 30 ईयर होना चाहिए। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो SC/ST को यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC के लिए 3 इयर्स का होता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं PWBD वालों के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन होता है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप अपना एज रिलैक्सेशन टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ चांसेस के बारे में कि अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो कितनी बार इस एग्जामिनेशन में आप अपेयर कर सकते हैं।
तो कैटेगरी वाइज रहता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 4 चांस मिलते हैं आपको, और जनरल कैटेगरी में अगर पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं तो 7 चांसेस मिलते हैं, ओबीसी के लिए 7 चांसेस होते हैं, ओबीसी के लिए 7 चांसेस होते हैं, और एससी एससी के और एसटी के लिए नो रिस्ट्रिक्शन, आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सर चांसेस का मतलब होता क्या है। अगर आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया है और प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो क्या इसको चांस में काउंट किया जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में अपेयर करते हैं तो उसको चांस में काउंट किया जाता है, प्रीलिम्स एग्जाम अगर आप अपेयर करते हैं तो उसको चांस में काउंट नहीं किया जाता। और ये जो चांसेस काउंट किए जाते हैं वो 2010 के बाद से काउंट किए जा रहे हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, 2010 से 2014 तक जो एग्जाम होता है वो सिंगल फेस एग्जाम होता है, और अगर आपने सिंगल फेस एग्जाम दिया है तो वहां पर अगर आपका प्रीलिम्स मतलब एक ही एग्जाम है तो उसको एक चांस काउंट किया जाएगा। वैसे बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 2010 के बाद तक या मतलब 2010 के पहले एग्जाम दिया होगा, या आपने 2013-14 में एग्जाम दिया होगा और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब सिंपल सा है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं तो चांसेस काउंट नहीं होगा। अगर आप मेंस एग्जाम देते हैं तो आप मेंस एग्जामिनेशन में आपके चांसेस काउंट होते हैं। अब मेंस एग्जामिनेशन के लिए जनरल वाले 4 बार अगर आप मेंस एग्जाम दे देते हैं तो उसके बाद आप इस एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 1 या 2 बार भी एग्जाम मेंस का देते हो तो डेफिनेटली वहां से आप सिलेक्शन लेकर आगे निकल जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई। अगर सर मैं फाइनल ईयर एग्जामिनेशन देने वाला हूं तो क्या मैं इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तो यस डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप फाइनल ईयर में तो आप एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों एक कंडीशन होती है, जैसे अगर एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कल आ जाता है, ठीक है, और जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होती है सपोज वो 30 सितंबर होती है, 30 सितंबर एग्जाम फिल करने की लास्ट डेट होती है, तो जो एग्जाम फिल करने की लास्ट डेट होती है उसके पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर उसके पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए। बट अगर फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बॉन्ड के बारे में। तो जो बॉन्ड होता है वो होता है 2 लाख रुपए के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बैंक को 2 लाख रुपए देना है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एसबीआई पीओ में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ज्वाइनिंग करने के कम से कम 3 साल तक आप बैंक को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर 3 साल से पहले आप छोड़ देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए बैंक को देना पड़ते हैं, क्योंकि बैंक आपके ऊपर खर्च करता है, आपकी ट्रेनिंग के ऊपर इतना पैसा लगाता है तो वो पैसा आपसे रिटर्न लेता है। बट अगर आपने 3 साल कंटिन्यू किया, 3 साल के बाद अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट 5 ईयर कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ देखा जाए तो 2021 का जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए 63 था, उसके बाद 2020 में 58.5 हो गया, 2019 में 71 कट ऑफ हो गया। आप देख पा रहे हैं सर कट ऑफ एकदम सडनली इंक्रीज हुआ है, फिर 56.75 और 51.5 हुआ है। तो ये जो फ्लक्चुएशन आता है कट ऑफ में, ये फ्लक्चुएशन आता है नंबर ऑफ वैकेंसी की वजह से या फिर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की वजह से। जैसे अगर बात की जाए 2019 का पेपर इजी था तो कट ऑफ वहां पर बढ़ गया है, और उसके बाद वाले अगर एग्जामिनेशन को देखेंगे तो यहाँ पर 2017 का पेपर देखेंगे टफ था तो वहां पर कट ऑफ बहुत कम हो गया था। एंड 2021 का जो कट ऑफ अगर आप देखते हैं तो कितना था सर, यहाँ पर जो कट ऑफ था 63 था। तो टोटली कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये तो कट ऑफ था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। अब बात करते हैं हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन में 2021 का जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था 94.85 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स। 200 नंबर का आपका पेपर था और 50 मार्क्स आपके जो थे वो ऐसे राइटिंग के थे और आपका लेटर राइटिंग के थे। 2020 का अगर कट ऑफ देखा जाए तो 88.93 था, 2019 का कट ऑफ 104.42 था एंड 2018 का जो कट ऑफ था 93.1 था। अगेन दोस्तों मेंस का कट ऑफ भी डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर कि लेवल कैसा था एग्जामिनेशन का। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा चला गया क्योंकि पेपर इजी था और उसके बाद पेपर थोड़ा सा टफ आना स्टार्ट हुआ, वापस इजी आया, तो ये फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी करनी है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, ना कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग कि मेरे 90 नंबर आ जाएंगे तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, 100 नंबर आ जाएंगे क्वालिफाई कर जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी तैयारी एग्जामिनेशन के लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीटली तैयार होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं
फाइनल कट ऑफ के बारे में तो 2017 का फाइनल कट ऑफ था 46.59, 2018 का 50.79, 2019 का 54.11, 2020 का 58.50, 2021 का 53.40। दोस्तों ये कट ऑफ बनता है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे, जो मैंने आपको बताया था 100 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन हो जाएंगे, जिसमें आपके मेंस के और इंटरव्यू के 250 और 50 मार्क्स जोड़े जाते हैं, 300 नंबर होते हैं, 300 नंबर का नॉर्मलाइजेशन करके 100 मार्क्स बना दिया जाता है। और 100 में से अगर आपके 53.40 मार्क्स 2021 में आए हो तो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर चुके होते और आपका मेरिट में नाम आ जाता। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था प्रीलिम्स का वो कितना था। दैट मीन्स 2022 का जो कट ऑफ था वो था 59.50। जनरल कैटेगरी का, हम जनरल कैटेगरी को लेकर चलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आपका 60 मार्क्स का कट ऑफ गया था। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी भी थोड़ा कम हुआ था और पेपर का लेवल भी अप हुआ था, इसलिए आप देख पा रहे हो कि कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी की। सर सैलरी का बहुत वेट कर रहे होंगे आप इस वीडियो में कि सर इतना सब कुछ करने के बाद सैलरी कितना मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो बेसिक पे होता है वो 41,960 होता है बेसिक पे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो HRA, DA, CCA, मेडिकल अलाउंस वगैरह अदर चीजें आपको मिलती है, तो टोटल आपका जो सैलरी होता है वो 70,000 के अप्रोक्स चला जाता है। और उसमें से अगर हम लोग टैक्स, TDS वगैरह को डिडक्ट कर देते हैं तो आपके इन हैंड जो सैलरी आती है वो आती है 56,000 to 58,000 तक आपको सैलरी आती है, और थोड़ा सा वेरी करती है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अगर आप मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2-3 हज़ार का वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। तो दोस्तों ये तो स्टार्टिंग सैलरी होता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपका सैलरी और बढ़ते जाता है, ग्रोथ भी होती जाती है। दोस्तों SBI PO की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका परफॉर्मेंस टॉप लेवल का होता है तो आप सबसे टॉप मोस्ट लेवल तक भी पहुंच सकते हैं, और आपको अब्रॉड जाने का चांस भी यहां पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग सैलरी की। ठीक है, सैलरी कंप्लीट हो चुका है, अब यहां पर बात कर लेते हैं सर स्ट्रैटेजी की। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होना। आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। पहले जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते एकदम 100%, उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना होता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते, रेगुलर प्रैक्टिस करते तो डेफिनेटली आप लोग एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। बट सर सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो होता है मॉक टेस्ट, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत से बच्चे एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन सभी का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? राइट डायरेक्शन नहीं होती है, गाइडेंस प्रॉपर नहीं होता है उन लोगों को, टाइम मैनेज नहीं कर पाते। आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, आपको आता सब कुछ है, बट वहां पर अगर आप टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं जाता जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये मॉक टेस्ट जो होता है वो आपको सिखाता है कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है। तो दोस्तों अगर आपका भी सपना है SBI PO जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करने का या बैंकिंग में एक अच्छी जॉब पाने का, तो आप लोगों के साथ टीम बैंकिंग वाला हमेशा बना रहेगा। दोस्तों अब अगर आप चाहते हैं कि एकदम बेसिक से आपकी तैयारी हो सके, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कहां से कैसे स्टार्ट करना है, तो मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले बैंकिंग वाला के ऐप पर या PW ऐप पर या फिर वेब पर जाना है। अब वहां पर चले गए, उसके बाद दोस्तों यहां पर एक कैटेगरी वाला सेक्शन होता है जिसमें आपको बैंकिंग सेलेक्ट करना है। आपने अगर यहां पर बैंकिंग कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद ये पेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को बैचेस दिख जाएगी, और बैचेस में आप लोग देख सकते हैं कि बैंक महाविश्वास पे के, जिसमें आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों बैंकिंग वाला पर आप लोगों को जो कोर्स मिलता है वो सबसे अफोर्डेबल प्राइस पर मिलता है। सर अफोर्डेबल कैसे? मतलब अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो दोस्तों, आपको डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप केवल एक सिंगल महापेक परचेस करते हो, तो महापेक में आप लोगों को, जैसे आपने 1 ईयर के लिए महापेक में एनरोल किया, तो 1 साल तक जितने भी कोर्सेज बैंकिंग वाला पर आने वाले सारे कोर्सेज आप लोगों को मिल जाते हैं। या फिर 2 ईयर महापेक में भी एनरोल कर सकते हैं। इसका मतलब 2 साल तक जितने भी कोर्सेज आते हैं वो सारे कोर्सेज आप लोगों को एक बार में मिल जाते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर पूरी तरीके से हो जाता है। प्रैक्टिस के लिए
अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाते हैं एंड साथ ही आप लोगों को मॉक टेस्ट भी यहाँ पर इसी कोर्स के साथ में मिल जाता है। दोस्तों इसी के साथ में आप लोग अगर लाइब्रेरी सेक्शन में जाते हैं तो लाइब्रेरी सेक्शन में आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को क्वांट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, मंथली मैगजीन देखनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने हैं, आप अगर टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आपको लाइब्रेरी सेक्शन में एकदम फ्री में मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का SBI PO से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो सके। और बहुत से बच्चे नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो ऐसी गलती दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके 1 से 1.5 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाता है और उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम टाइम आप लोगों को मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आज ही से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा आपके अगर कोई भी डाउट बाकी रह गए तो आप इस वीडियो के नीचे अपने डाउट्स को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स SBI PO की तैयारी करना चाहते हैं सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, जमकर मेहनत करेंगे और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।